सॉल्युबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली होता क्या है, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, वो उस सॉल्यूशन की या उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी हो जाती है। So maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent to form a saturated solution at a given temperature is known as solubility of a substance. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इतना सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया है, उसमें घोला है सॉल्वेंट को, कि अब उसमें नहीं डिज़ोल्व किया जा सकता है। सो ऐसी स्टेज में सॉल्यूशन सैचुरेटेड कहलाता है। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो जितना अमाउंट हमको सॉल्यूट का हमने डिज़ोल्व कर रखा होता है वह उसी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। A solute dissolve in a solvent if the intermolecular interactions are similar in both of them. ये एक प्लस पॉइंट है, ये स्टार पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। A saturated solution is one in which no more solute can be dissolved at same temperature and pressure, whereas an unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. सैचुरेटेड मैंने पहले ही बताया था कि जो सॉल्यूट होता है उसको हम अब डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्यूशन में, देन वो कंडीशन उस सॉल्यूशन की सैचुरेटेड कहलाती है। अगर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं तो वो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड स्टेज में कहलाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं, solubility of solid in liquid increases with rise in temperature if the dissolution process is endothermic and solubility decreases if it is exothermic. However, there is no effect of pressure on solubility of solids in liquids. देखिए, टेम्परेचर के साथ जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती है। अगर आप ध्यान दीजिए, मान लेते हैं अगर आप चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ते, अगर आप नॉर्मली चीनी को घुल रहे होते हो तो वो एक स्पीड से घुल रही होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर दे देते हो तो चीनी तेज़ी से डिज़ोल्व होने लगती है। सो बेसिकली जो सॉलिड लिक्विड में जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद टेम्परेचर। Solubility of gas in liquid increases with increase of pressure, increase with decrease of temperature. ये गैस का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। अभी आपको हेनरी का रूल बताया जाएगा, तो ये जो हेनरी का रूल होता है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। हेनरी ने इसके ऊपर रूल दिया है। सो हमारा जो टॉपिक है लॉ ऑफ हेनरी वो भी आ गया है। सो हेनरी ने यही बोला था कि एट सर्टेन टेम्परेचर फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यानी बेसिकली इन्होंने कहा था कि हम गैस पे जितना जैसा प्रेशर लगाते हैं, जितना प्रेशर लगाते हैं तो सॉल्वेंट में उसके डिज़ोल्व होना वो इंक्रीज़ होता है, यानी वो बढ़ता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाओगे तो वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, कम लगाओगे तो वो कम डिज़ोल्व होगी। इट कैन बी स्टेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ये इनका मेन पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बेसिकली मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल में होता है। यहीं से हम डिस्कवरी कर लेते हैं, या डिस्कवरी हो जाती है हेनरी कांस्टेंट की। पी प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, जैसे प्रोपोर्शनल हटता है आ जाता है के एच क्या होता है, हेनरीज लॉस कांस्टेंट। इसके आगे हम आगे जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, वेपर प्रेशर समझना बहुत ही आसान है। मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने कुछ कोई सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिया, ठीक है, सॉल्वेंट लिया। अब जब हम इसको टेम्परेचर दिखाते हैं तो ये लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। अगर हम मान लेते हैं इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया, अब क्या होगा, आप इधर वेपर बना रहे हो और वही वेपर इस कंटेनर से टकरा के क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। इधर वेपर बन रहा है, इधर लिक्विड बन रहा है। सो एक ऐसा टाइम आएगा जिस स्पीड से वेपर बनेगा उसी स्पीड से लिक्विड भी बनेगा, और ऐसी स्टेज में उसको बोला जाता है इक्विलिब्रिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया बोला जाता है। और इक्विलिब्रिया चाहे जिस भी कॉन्सेप्ट में लेंगे उसका मतलब यही होता है कि दोनों तरफ की रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, इक्वल रेट से ही दोनों तरफ रिएक्शन हो रही है। तो अब जब इक्विलिब्रिया पा लेता है तो इक्विलिब्रिया में ही जो वेपर होता है वो जो लिक्विड होता है उसके सरफेस पे जो प्रेशर पुट करता है वही प्रेशर उसका वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर की जब भी डेफिनेशन दोगे आप हमेशा इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जैसा मैंने डिफाइन किया था सेम वैसी ही आपकी डेफिनेशन है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बनने की जो स्पीड होती है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। अब नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि अगर वोलेटाइल है तो वेपर ज़्यादा बनेगा और तेज़ी से बनेगा, नॉन वोलेटाइल है तो बहुत ही पार्शियल वेपर बनेगा या वेपर बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे दोनों ही डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसके आगे हम समझते हैं राउल्स के लॉ को। देखिए हेनरी और राउल्स का लॉ हमेशा वेपर प्रेशर या गैस पर जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके कॉन्सेप्ट में आता है, तो उसको अच्छे से समझिए। सो राउल्ट का लॉ क्या है? फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वाटर, इन्होंने ये बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है। नंबर ऑफ मोल्स होता है और रेशियो होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, उस कंपोनेंट में। अब द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बस यही जो है आपका मेन पॉइंट है। सो बेसिकली अगर आपके दो कंपोनेंट हैं ए, तो उसके लिए पी ए किस, अब क्योंकि ये जो पी ए नॉट होता है जब पी प्रोपोर्शनल किसकी हो जाता है? एक्स। ये जो एक्स है ये आपका चाय है, और जो चाय है ये चाय ए के लिए है तो चाय ए, बी के लिए है तो चाय बी। मोल फ्रैक्शन है। जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आता है जो कि है पी ए नॉट या बेसिकली पी नॉट है। पी नॉट जो है उसी जो आपने सब्सटेंस ले रखा है उसी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जो था वो होता है, और जो पी ए है वो उस ए का जो है जब वो सॉल्यूशन बन चुका है उसके बाद जो उसका वेपर प्रेशर बना है वो है। सेम ऐसे ही पी बी सॉल्यूशन बनने के बाद का वेपर प्रेशर है, और पी बी नॉट सॉल्यूशन बनने से पहले जब वो अकेले था तब उस टाइम का उसका वेपर प्रेशर है। सो दोनों ही क्या हो जाते हैं? मोल फ्रैक्शन और उसके जो प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाता है। देन टोटल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए पी प्लस पी बी, ये डाल्टन का जो पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया है। For a solution containing non-volatile solute present in a volatile solvent, Raoult law states that the relative lowering of vapor pressure of our solution is equal to the mole fraction of solute. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये बोला था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो जो लोवरिंग होगी, यानी क्या होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। वहीं से कॉन्सेप्ट आता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन। यहाँ एन बाई एन प्लस एन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। पी नॉट प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, पी एस सॉल्यूशन बनने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर है वो, ठीक है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, इसको अच्छे से याद करिएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं जो आपका सब्सटेंस होता है इसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उस पर डिपेंड करती है या उससे प्रभावित होती है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है। Certain properties of solution depend only on the number of particles of the solute and do not depend on the nature of solute. Such properties are called colligative properties. So ऐसी जो properties होती हैं जो solute के नंबर पे डिपेंड करती हैं वो colligative properties कहलाती हैं। बेसिकली हमारी 4 properties होती हैं जिसमें हमारा lowering in vapor pressure आता है, elevation in freezing point, elevation in boiling point आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आता है, एंड लास्ट का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस होता है वो होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।